है स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास को वापस से थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए, जो पिछले क्लास में बता दिया गया था कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, कि हम लोग केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुण में परिवर्तन करके नया उत्पाद बनाता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप जनरली इस बात को ऐसे समझो कि जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलता है और फिर एक नया पदार्थ बनता है, बस इतनी सी बात है। जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलता है और एक नया पदार्थ बनता है, तो क्या हो जाएगा, वो ये जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें बस इतनी सी बात याद रखने लायक है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ भी हो सकता है, उससे अधिक पदार्थ भी हो सकता है, या बोला जा रहा है क्या, अभिकारक, क्या बोला जा रहा है कि अभिकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके, या तो वो लोग आपस में मिलते हैं या तो फिर अभिक्रिया करते हैं, करने के बाद अपने रासायनिक गुण में परिवर्तन करते हैं और एक नए उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ दो बात, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, कि हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर कोई ए है और वो बी से मिलता है और बन क्या रहा है आपके पास बनता है C+D। तो ये जो दोनों आपस में मिलेगा, ये बिल्कुल एक नए तरीके का पदार्थ बन गया, नए तरीके का फॉर्मेशन हो गया। तो ये प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किसने किया है, ए ने किया है और बी ने किया है। तो हम इन दोनों को बोलेंगे कि ये लोग क्या है, रिएक्टेंट्स है, अभिकारक है। और जो इस अभिक्रिया के दौरान बना है, जैसे बना कौन, C और D, तो ये लोग हो जाएगा प्रोडक्ट, P4 प्रोडक्ट और R4 रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो अभिक्रिया के दौरान बनता है, उत्पाद बनता है, वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक भाग लेते हैं और फिर नया पदार्थ बनता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट्स रिएक्ट और फॉर्म न्यू प्रोडक्ट बाय चेंजिंग देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, हिंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो अभिकारक, जिसको हिंदी में अभिकारक कहते हैं और इंग्लिश में रिएक्टेंट्स, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। द सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है। दूसरी बात क्या है कि प्रोडक्ट, आपने सुना उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के द्वारा, किसके द्वारा, अभिकारकों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करने से जो नए पदार्थ बनते हैं, मतलब जो प्रोसेस हुआ उससे जो नए पदार्थ बने ना, जैसे कि आपका अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाया था कि A+B किया था हमने, बना क्या था, C और D। तो यहाँ पे C और D जो है आपका क्या हो गया, नया पदार्थ हो गया जो बना उस रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। और यहाँ छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, क्योंकि आप सब 10th में पढ़ चुके हो, तो फिर मैंने इस पे ज़्यादा उतना बोझ नहीं डाला है। सिंपल सा है कि H2 और Cl2 का आप जब रिएक्शन कराओगे तो 2HCl बनेगा। ये बिल्कुल नया ही पदार्थ बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके का ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है, और ये आपका P4 प्रोडक्ट या R4 आपका रिएक्टेंट बन चुका है। चलिए
ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे समझ सके रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हिंदी में इसको कहते हैं अभिक्रिया की दर। तो रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता क्या है। बात को यहाँ पे समझना आपको ये है, रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब कोई रिएक्शन होता है, ज़रा समझना है इसको इस तरीके से। जब कोई रिएक्शन होता है, सपोज़ ये आपकी भरी हुई प्लेट है, अब आप इसको खाना स्टार्ट करते हो। तो जब आप काम स्टार्ट करते हो जिस भी पदार्थ को लेकर के, वो रिएक्टेंट है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है। तो जब कोई काम होता है, प्रोडक्ट आस्ते आस्ते बनता है, एक बार में नहीं बन जाता है। तो फिर क्या हो गया कि रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, आस्ते आस्ते बनता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट हो सकता है हाफ हो जाए और प्रोडक्ट भी हाफ हो जाए, फिर आस्ते आस्ते फुल हो जाए। मतलब क्या है कि आपने खाना स्टार्ट किया और एक टाइम बाद आपका प्लेट पूरा खाली और पेट आपका क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आपने खाना स्टार्ट किया, वो रिएक्टेंट, आपका पेट भर गया, वो हो गया प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को फिगर में दिखाया गया है रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए। ये आपका प्रोडक्ट वाला लाइन है। क्या है ग्राफ में? प्रोडक्ट वाला लाइन। कि ये यहाँ पे ना ग्राफ शून्य से स्टार्ट होता है। ये शून्य है, 1 2, ये 3 4। तो ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन है ये और ये टाइम है। जब यहाँ पे प्रोडक्ट था, मतलब आपने खाना स्टार्ट अभी बस जस्ट किया, मतलब अभी भी खा ही रहे हो, मतलब खाना स्टार्ट किया, अभी खाना अंदर गया नहीं आपका। तो वैल्यू क्या होगा प्रोडक्ट का? 0। फिर आप खाते जाओगे, आपका पेट भरता जाएगा, 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 और आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा पेट में। अब ये क्या है कि इसका जस्ट उल्टा क्या होता है रिएक्टेंट में। आपने खाना ले लिया 10 kg 12 kg, जो भी आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता जाएगा। तो आपको इस तरीके से समझना है कि रिएक्टेंट्स कम होता जाएगा और प्रोडक्ट इस तरीके से बढ़ता जाएगा। चलिए इस बात को आपने इस तरीके से समझ लिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जब आप समझ गए क्या होता है कि ये आपका घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। इस दोनों बात को हम क्या करेंगे कि अपने डिफिनेशन में यूज़ करेंगे, इसलिए आपको समझा रहे थे। ठीक है, तो क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक मतलब रिएक्टेंट और उत्पाद की सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन में प्रति इकाई समय में होने वाली परिवर्तन, अभी आपको दिखा रहे थे ना कि ये जो परिवर्तन होगा टाइम, ये देखिए इधर आपका ग्राफ देख रहे हैं कि आपने जैसे सपोज आप 2 मिनट में इतना 4 kg खा गए, फिर 3 मिनट में सपोज 6 kg खा गए, फिर 4 मिनट में सपोज 8 kg खा गए। फिर आपने क्या है कि आपका पेट भरता जा रहा है और सामान कम होता जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। मतलब आप जितना स्पीड से काम करेंगे ना, जितना स्पीड से खाते जाएंगे, आपका क्या होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही तेज़ी से होगा। तो कह रहे हैं द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या है कि अभिक्रिया का वेग प्लस माइनस अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता पर कंसंट्रेशन के परिवर्तन पर लगा समय के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ इस बात को आपको समझना है कि क्या होगा कि यहाँ पे 2 तरीके का चेंज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज। तो खैर इस चीज़ को हम लोग आगे 12th में जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। बस आपको इतनी सी बात समझनी थी कि जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जब आप खाना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो जैसे आपने ए और बी चीज़ को खाना स्टार्ट किया, आपका पेट बिल्कुल अभी खाली है। ठीक है, आपका पेट क्या है, खाली है। तो आप जैसे खाना स्टार्ट किए, ये दोनों आपने कुछ लिया, दोनों को चबा के खाना स्टार्ट किए, फिर आस्ते आस्ते ये बनता जाएगा ना, पेट में सामान बनता जाएगा।
फिर ये बन गया कुछ देर बाद C, फिर ये आहिस्ते आहिस्ते ये इसका जो क्या होगा संख्या कम होता जाएगा ना। अब 10 kg लिए खाने के लिए तो क्या 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद 10 kg बचेगा? नहीं, कितना बचेगा? 4 kg बच सकता है, 6 kg। और यहाँ क्या होगा, पेट आपका बढ़ता जाएगा। पहले अगर कुछ नहीं था, 0 था, अब देखिए क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, C से D हो गया कुछ समथिंग इस तरीके से। तो आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में ना यूनिट टाइम पे एक चेंज आएगा, और यही जो चेंज है ना वही तो होता है रिएक्शन का रेट, कि कितनी तेज़ी से आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बदल रहा है, कितनी तेज़ी से आप खा रहे हैं, रिएक्टेंट को ख़त्म कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। पेट भरना फॉर प्रोडक्ट और प्लेट खाली करना फॉर रिएक्टेंट। ओके, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे जो है, अब हम आपको रेट ऑफ, सबसे पहले आपको पढ़ाया गया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, और केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ाया गया कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में भाग लेता है, ओके। प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन होता है, जो बनता है। क्लियर है? अब हमने पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा कि जो रिएक्टेंट होता है ना, तो अभिक्रिया में क्या होता है, आस्ते आस्ते कम होता जाता है। क्या होता है? कम होता है। और प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता है। ठीक है? और जब ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके, आगे हमने पढ़ा, ये तीसरा पॉइंट ये पढ़ा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज आता है ना यूनिट टाइम पे, जो टाइम पे चेंज आता है उसके किस में, कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता में जो चेंज आता है वही उसका रेट होता है, दर। ओके, तो इस तरीके से ये सारी पॉइंट्स था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को समझना है इक्विलिब्रियम स्टेट को। तो बाकी आपका बेसिक पॉइंट अभी तक जो पढ़े आप उन सब चीज़ों को दिमाग में रखिएगा ना, तो बहुत आराम से समझ जाइएगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज़ है। देखिए, पहले आपको हम याद दिला देते, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको याद दिला देते। नीचे से जो बढ़ता था, जो बढ़ता है जिसका मान, याद कीजिए, जिसका मान बढ़ेगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसका मान बढ़ता था, याद आया? जिसका मान बढ़ता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो घटता है, खाने के बाद घटेगा ना चीज़, देखिए प्रोडक्ट मतलब जो बढ़ रहा है, इस तरीके से दिमाग में लगी। और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है। चलिए ये बात दिमाग में आ गया। तो अब आ तो गया, तो खैर इस चीज़ को आप पहले देखिए। ये यहाँ पे आपको ना डबल एरो दिख रहा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसका मतलब क्या होता है कि H2 और I2 को ना 2HI में बदला जा सकता है, और वापस से इसको 2HI को H2 + I2 में बदला जा सकता है। इसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आपको ना देखना यहाँ पे है, देखना यहाँ क्या है कि इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब अगर आप H2 और I2 से 2HI बनाएंगे ना तो उसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब ये उल्टा है, 2HI से उसको वापस से तोड़ देंगे H2 + I2 में, तो उसको कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और ये रिवर्स, मतलब वापस आ रहा है और ये बढ़ रहा है, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। अब आपको करना क्या है, समझना ये है कि ये बात समझ में आ गई कि H2 और I2 जो है इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, वापस से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये बनाइए, फिर इसको वापस से ये बना सकते हैं। तो अब मेन आपको समझाना ये था कि जब आप ये फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे ना, जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे, जब रिएक्टेंट्स को जोड़िएगा और प्रोडक्ट को बनाइएगा ना तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। और क्या कीजिएगा, जब आप कि प्रोडक्ट ये वाला जो है ना इसको तोड़िएगा, ये जो प्रोडक्ट है वापस से इसको तोड़िएगा और H2 + I2 में चेंज कीजिएगा ना, उसको रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये वाला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए ना, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। और वापस से फिर ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं,
तो फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। यहाँ मतलब समझना है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला रिएक्शन, जैसे आप फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक टाइम पे ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है ना कि दोनों का ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि ये फिगर है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ना जहाँ फिगर आपको क्या होगा कि ग्राफ एक पॉइंट पे आके मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिला है ना, तो वैसा सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। ऐसा स्टेट को क्या बोलते हैं, ऐसा सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे और रिवर्स रिएक्शन करेंगे और एक एट ए पॉइंट पे आके कॉमन आ जाएगा, जब क्या होगा कि दोनों का रेट बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से दिमाग में रखिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट मतलब H2 से I2 बनने का रेट और 2HI से वापस H2 प्लस I2 बनने का रेट दर स्पीड रिएक्शन का अगर बराबर हो गया ना, तो उस वाला पॉइंट से जो ऐसे करके स्टेट बनेगा उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। तो खैर आपको जितना भी समझ में आया, एक बार हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं तो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि वह अवस्था को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट उसको कहते हैं जिसमें समय के साथ अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता में कोई परिवर्तित नहीं आता है। और वो पढ़ाए ये अवस्था तब आती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की गति क्या हो जाती है, समान हो जाती है। आपको याद रखना है 2 पॉइंट। पहला पॉइंट यह है कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट या केमिकल इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, में कोई परिवर्तन नहीं होगी। देखिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इनका कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे आके मिल गया, ठीक है। ये नीचे वाला प्रोडक्ट, ऊपर वाला रिएक्टेंट, ये बात याद रखिएगा कि अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। देखिए कोई परिवर्तन आया है, यहाँ भी बराबर, इधर भी आकर के क्या हुआ, एक पॉइंट पे। अगर आप ऐसे ग्राफ भी बनाइएगा ना, देखिएगा मान हमेशा बराबर आएगा, इधर से भी मान बराबर और उधर से भी मान बराबर। तो क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि पढ़ाई यह अवस्था तब आती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की गति क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो हम लोग उस वाले स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है ना, अभी आपको बताया कि H2 प्लस I2, ठीक है, 2HI। तो देखिए मेनली जो जोड़ने का काम होगा ना, वो फॉरवर्ड रिएक्शन का आगे तरफ बढ़ना। और ये जो मेनली अब आप क्या है कि इसको इस तरीके से कह रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन इज दैट वन दैट गोज टू राइट। वो कैसा होगा, एरो राइट की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं। और दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन वो है कि वह प्रतिक्रिया जो बाईं ओर जाती है, मतलब उल्टा वाला काम करेगा। हमने इसको जोड़ा और इसको हमने तोड़ा, ठीक है। तो समझिए आप इस तरीके से जोड़ने वाला काम राइट तरफ और तोड़ने वाला काम लेफ्ट तरफ। बट हमने इस तरीके से इस रिएक्शन को इस तरीके से करके दिखाया। ये हो गया जोड़ने वाला काम, ये हो गया तोड़ने वाला काम, ठीक है। तो जोड़ने वाला हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, तोड़ने वाला रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पे है एक पॉइंट और है। पॉइंट क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है कब प्राप्त होगा। तो पहला है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ऐसा स्टेट अगर आ गया ना कि ऊपर नीचे, बिल्कुल ग्राफ याद रखना है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन, ये देखिए कंसंट्रेशन का मान है इधर C इधर R, नहीं सॉरी इधर T, इधर हो गया टाइम। कंसंट्रेशन का वैल्यू जब सेम हो जाएगा ना ग्राफ में, तो क्या होगा कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। और दूसरा क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तब भी केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। चलिए एक बार हम लोग इसको लास्ट टाइम ग्राफ से समझ लेते हैं। 3 पॉइंट आपको बताया गया। ये आपका कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। ऊपर वाला क्या कहते हैं याद कीजिए, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन मेरा ये हो रहा है। चलिए, तो जो नीचे से बढ़ता है प्रोडक्ट,
ऊपर से घटता है रिएक्टेंट। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मान क्या हो गया, समान हो गया कंसंट्रेशन। देखिए अगर ये प्रोडक्ट वाला लाइन है, यहाँ पे 2 है, तो इधर से भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट का जो भी ये आपका वैल्यू जो होगा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ऐसा सब स्टेट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा क्या है कि ये वाला पहला पॉइंट ये था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का, देखिए आर का कंसंट्रेशन और पी का कंसंट्रेशन सेम हो गया। अब यहाँ पे एक था फॉरवर्ड, ये था फॉरवर्ड वाला रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, देखिए इस पॉइंट पे समान हो गया, तो भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट हुआ। और तीसरा पॉइंट ये था कि ये रिवर्सिबल वाले रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो बाकी आज का क्लास आप यहीं तक रखिए और इसको एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए जहाँ भी कोई पॉइंट मिस आउट हो रहा है, और बाकी बात आपको मिल जाएगा आपका सारा वीडियो इसी चैनल पे। चलिए ठीक है फिर।